हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 67 तक डिस्कस किया था। अब आगे चल के हम लोग 68 से डिस्कशन शुरू करते हैं इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की स्पेशल कंडीशन मतलब रोलिंग के मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8। इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। A meter stick weighing 240 gram is pivoted at the upper end in such a way that it can freely rotate in a vertical plane through this end. Figure 10E12. A particle of mass 100 gram is attached to the upper end of the stick through a length of string 1 meter. Initially, the rod is kept vertical and the string is horizontal. When the system is released from the rest, the particle collides with the lower end of the stick and sticks there. Find the maximum angle through which the stick will rise. Okay. Question number 68. इसका मास हम स्मॉल एम मानते हैं, इसका मास कैपिटल एम, लेंथ कैपिटल एल लेते हैं। अब ये यहाँ से सर्कुलर पाथ का मोशन करते हुए आता है अपनी लोएस्ट पोजीशन पे जाने के बाद ये पार्टिकल स्टिक के साथ मतलब रॉड के साथ स्टिक कर जाता है। रॉड का सेंटर ऑफ मास, रॉड मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। ये आपका यहाँ से पॉइंट ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस होगा, L/2। पहले तो हम ये पार्टिकल की स्पीड की बात करते हैं, यहाँ पे कितनी होगी, और वो भी एंगुलर स्पीड हम लोग निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये स्टिक कर जाएगा रॉड के साथ तो हर पार्ट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी बट लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो नीचे आएगा, कोई भी फ्रिक्शन वगैरह फोर्स अब प्रेजेंट नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक इंक्रीज होगी। तो ये क्या आएगा, mgl इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। mgl और I पार्टिकल के लिए क्या होगा, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। m से m कट गया, l से l कट गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 2g/l। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2g/l या ओमेगा इक्वल टू √2g/l। अभी भी ओमेगा जो पार्टिकल का होगा और इस रॉड का होगा वो सेम ही होगा। तो इसके बाद हम लोग हाँ चलिए अब बात करते हैं आगे। हाँ, इसके बाद कोलिजन के बाद जो ओमेगा रॉड का होगा वही जो है पार्टिकल का होगा। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर अब फाइनली ओमेगा दोनों का क्या होगा, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और किस पॉइंट के अबाउट, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ से रॉड लटकी हुई है। कोई फोर्स का टॉर्क नहीं मिलेगा इस पॉइंट के अबाउट। तो हम इस पॉइंट के अबाउट जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ले सकते हैं, मतलब बराबर कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को। तो पहले एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, I1 ओमेगा 1, बाद में क्या होगा I2
ओमेगा टू। I1 मतलब क्या होगा, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे भी कर सकते हैं ml² ओमेगा, ये हमने माना। बाद में क्या है, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस रॉड का, वन एंड के अबाउट क्या होगा, ml²/3, ये ओमेगा टू हमें निकालना है। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, ओमेगा टू आ जाएगा। जब ओमेगा टू आ जाएगा तो उसके बाद कंबाइंड मैनर में ये रॉड ऊपर की ओर जाएगी। ऊपर की ओर जाएगी तो उस कंडीशन में आपका पार्टिकल और रॉड का सेंटर ऑफ मास दोनों के दोनों जो हैं सर्कुलर मोशन करते हुए ऊपर जाएंगे, और जहाँ पे सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल जाएगी, वहीं तक ये सिस्टम ऊपर जाएगा, वही मैक्सिमम एंगल होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं, वर्क पावर एनर्जी में भी किए हुए हैं खूब। तो अब अपने क्या करेंगे, अब बात करेंगे डिक्रीज इन काइनेटिक इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल। अपने को मालूम है स्ट्रिंग को थीटा एंगल से घुमा देते हैं तो हाइट कितनी कवर करता है, L माइनस एल कॉस थीटा। तो पार्टिकल के लिए क्या होगी हाइट, L माइनस एल कॉस थीटा, और सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होगी, L/2 माइनस L/2 कॉस थीटा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, 1/2 और ml² प्लस और ओमेगा टू का होल स्क्वायर। और पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के लिए mgl 1 माइनस कॉस थीटा प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड mgl/2 1 माइनस कॉस थीटा। हम सारी वैल्यूज उठा के रख देंगे बराबर, हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा मोटो इतना सा था कि जब ये यहाँ आएगा और इसको स्टिक कर जाएगा कोलाइड करने के बाद, तो अपने को फाइनली इन दोनों की स्पीड क्या लेने, ये बात है। जब कोलिजन हो जाएगा दोनों की स्पीड, रॉड और पार्टिकल दोनों की स्पीड सेम रहेगी। और कैसे लगाए निकालेंगे, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, क्योंकि इस पॉइंट से ही बेट की लाइन पास हो जाएगी, इसके अबाउट टॉर्क 0 है। वही मैंने देखो किया हुआ है, ठीक है। और जब एक बार फाइनल ओमेगा हमें पता चल गया तो वही ओमेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हर पॉइंट का होगा, फिर ये एक कंबाइंड रिजिड बॉडी की तरह काम करेगा, ये देख लो। और फिर ये पार्टिकल और ये रॉड दोनों के दोनों जो हैं ऊपर की ओर जाएंगे, तब तक ऊपर जाते रहेंगे जब तक कि इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 ना हो जाए, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। अपने ने ये बहुत बार पढ़ा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा है। अगर हम थीटा एंगल तक ऊपर ले जाते हैं तो हाइट कितनी हो जाती है, L माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। ये मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, कुछ लोगों को शायद भूल गए होंगे। ये हमने लिया और ये थीटा एंगल से घुमा दिया, इस तरीके से। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने। चलिए अब बात करते हैं अपने 73 क्वेश्चन की। 73 क्वेश्चन क्या है, ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हाइट h ऑन ए रफ ट्रैक as shown in figure 10e13
Assuming that it does not slip anywhere, find the linear speed when it rolls on the horizontal part of the track. Okay. अब देखिए, स्मॉल स्फेरिकल बॉल मतलब सॉलिड स्फीयर अपने को कंसीडर करना है। अब देखिए, जब ये रोल करता हुआ आएगा तो जाहिर सी बात है किसी भी कंडीशन में इसमें फ्रिक्शन इधर ही होगा, वो भी स्टैटिक होगा क्योंकि रोल करते हुए आ रहा है। और mg का एक कंपोनेंट इधर mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा इधर, अगर थीटा एंगल इंक्लिनेशन यहाँ पे लिया जाए तो लेकिन इन सारे फोर्सेस के होने के बाद भी कांटेक्ट पॉइंट पे स्लिप तो करेगा नहीं। स्लिप नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है तो अपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। नीचे आएगा तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक इंक्रीज होगी। पोटेंशियल डिक्रीज होगी और काइनेटिक इंक्रीज होगी। तो mgh और अपने ने निकाल के देखा था, और ड्यूरिंग रोलिंग ऑन स्टेशनरी सरफेस, ड्यूरिंग रोलिंग ऑन स्टेशनरी सरफेस जो टोटल एनर्जी होती है सॉलिड स्फीयर की वो क्या होती है, ठीक है। तो B इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 10GH/7। अब ये कैसे आया, ये पहले भी मैंने किया हुआ है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि ये इक्वल टू हमने क्या लिखा, 1/2 mb स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब स्टेशनरी सरफेस पे रोलिंग है तो हमेशा ही B इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इक्वल टू B/R होगा। चलिए, तो 1/2 mb स्क्वायर प्लस I की जगह पर क्या लिखेंगे, 2/5 तो ये आ गया 1/2 mb स्क्वायर प्लस 1/5 mb स्क्वायर। तो ये आएगा 7/10 mb स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। और ये जब रोटेशनल मोशन अपने पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था कि अगर स्टेशनरी सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग वाली बात आ जाती है, मतलब नो स्लिपिंग वाली बात आ जाती है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लगा लेंगे, जो जिसमें रिंग का भी बताया था, सॉलिड स्फीयर और डिस्क का भी बताया था, हॉलो स्फीयर का भी बताया था और सॉलिड स्फीयर का भी बताया था। उसी में से मैंने डायरेक्ट ये लगा दिया। अदरवाइज क्या है कि इतना बड़ा स्टेप करने में थोड़ा सा 1-2 मिनट 3 मिनट अपना बिगड़ेगा, डायरेक्टली हम यहाँ से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब बात करते हैं 76 वाले क्वेश्चन की। क्या है, ए hollow sphere is released from the top of an inclined plane of inclination theta part A. What should be the minimum coefficient of friction between the sphere and the plane to prevent sliding? Part B.
Find the kinetic energy of the ball as it moves down a length L on the incline if the friction coefficient is half of the value calculated in part A. Okay. देखिए हम पहले पार्ट ए की ही बात करेंगे। एक इंक्लाइन प्लेन हमने लिया, ये हमने डाउन द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा। और एक बात याद रखना, जब भी डाउन द इंक्लाइन कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आएगा तो उसको रोक स्लिपिंग से रोकने के लिए, मतलब प्योर रोलिंग देने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ही ऊपर की ओर होगा। ये बात आप जजमेंट भी कर सकते हैं, ये मैंने बताया भी था। ये mg और ये इधर कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा। बेसिकली ये जनरल केस तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का ही है, लेकिन उसी की ये एक कंडीशन लग गई नो स्लिपिंग वाली, तो उसको अपने प्योर रोलिंग बोल के चलेंगे। चलो अब बात करते हैं, मिनिमम कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो एक बार ट्रांसलेशन मोशन mg साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए, ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। अब दूसरा, रोटेशनल मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का टॉर्क जीरो, नॉर्मल रिएक्शन का केवल फ्रिक्शन का मिलेगा। और ICM अल्फा, ICM कितना होता है 2/3, तो एक आर से एक आर चला जाएगा। और प्योर रोलिंग है इसलिए A इक्वल टू आर अल्फा और B इक्वल टू आर ओमेगा तो होगा ही होगा। इंक्लाइन प्लेन हो या कर्व, अदर कर्व सरफेस हो या बिल्कुल ग्राउंड हो, स्टेशनरी सरफेस पे जब भी प्योर रोलिंग होती है तो B इक्वल टू आर ओमेगा और A इक्वल टू आर अल्फा होना ही है। तो एफ एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3, आर अल्फा की जगह पे A रख देंगे। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2, तो फिर क्या आएगा mg साइन थीटा इक्वल टू ma प्लस 2/3 ma, यानी 5/3 ma। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5 g साइन थीटा। एक ही वैल्यू हम निकालने के बाद 2 से स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो नो स्लिपिंग के लिए क्या होगा, इनटू n। n क्या होगा mg cos थीटा। तो म्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम कितना आ जाएगा म्यू 2/5 tan थीटा। अब ये मैंने पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके दिखाया है। आप चाहते तो मैंने ये बताया था पढ़ाने के दौरान इंक्लाइन प्लेन के लिए, आप ये फॉर्मूले से डायरेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते थे इंक्लाइन प्लेन पे। आई की वैल्यू रखो और नो स्लिपिंग के लिए एफ एस लेस देन
आर इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम कंडीशन डालेंगे तो अपने को म्यू मिनिमम की वैल्यू पता चल जाएगी। ये आपका तो पहला पार्ट हो गया आपका म्यू मिनिमम इक्वल टू 2/5 tan थीटा। मैं तो सजेशन दूंगा कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन के लिए कंपटीशन में अपने को प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली ये लर्न कर लो तो डायरेक्टली ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। चलो ये दूसरे पार्ट में ये बोला है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल है वो अपना जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका आधा है, यानी ये हो जाएगा 1/5 tan थीटा। ये म्यू की वैल्यू अवेलेबल है। तो हमें ये बताना है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एज इट मूव्स डाउन द एल लेंथ। ओके, अब देखिए ये फ्रिक्शन आपका लगेगा तो कॉन्टेक्ट सरफेस पे तो ये स्लाइडिंग करना शुरू कर देगा, बट मोशन तो आपका रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन ही होगा क्योंकि बाकी सब फोर्सेस तो यहाँ से पास हो रहे हैं, बट ये तो टॉर्क देगा और एम जी साइन थीटा नीचे खींच के लाएगा। तो प्योर रोलिंग नहीं होगी बट मोशन तो अभी भी क्या होगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो जब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी अगेन हम वही लिखेंगे 1/2 एम बी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। तो उतने टाइम में अपने को काइनेटिक एनर्जी की बात करा रहा है जितने टाइम ये नीचे आएगा, तो ये स्लाइडिंग का केस हो जाएगा। स्लाइड करता हुआ आएगा तो एक्सेलरेशन जब स्लाइड करता हुआ आएगा तो फिर अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस केस में क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कैसे किया मैंने, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी म्यू एम जी कॉस थीटा। चलो अब ए की वैल्यू रखो इसमें, म्यू की वैल्यू ए की क्यों, म्यू की वैल्यू रखो 1/5 ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जी कॉस थीटा, ये कट गया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 जी साइन थीटा। अब एल लेंथ कवर करने का टाइम अपने को पता करना पड़ेगा तो ही आगे की बातें हुए। ये कांस्टेंट है तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में लगा देता हूँ u0 1/2 ई टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा √2l/a, मतलब a की जगह पे ये रखेंगे तो 10l अपॉन 4g साइन थीटा, ठीक है। या अपने इसको 5/2 भी लिख सकते हैं तो टाइम इतना हुआ √5/2 l/g साइन थीटा। अब देखिए दोनों टाइप की एनर्जी की बात करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। अगर फ्रिक्शन किसी हाल में सेंटर से पास हो जाता तब ये बात खत्म हो जाती रोटेशन वाली, लेकिन ऐसा तो है नहीं, फ्रिक्शन तो कांटेक्ट पॉइंट पे ही लगते हैं। तो अब बात करते हैं पहले रूट ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम बी स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट ही है, जो भी है वो कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 2al, और ए की जगह पे उठा के ये रखो 4/5 जी, तो क्या हो जाएगा 4/5 एम जी एल साइन थीटा, 4/5 mgl साइन थीटा।
अब रोटेशनल के लिए ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा इनिशियल तो 0 ही, अल्फा इंटू टी। अब अल्फा कैसे निकालोगे? टॉर्क टाउ इक्वल टू ICM अल्फा, इससे निकलेगा। टॉर्क कितना होगा फ्रिक्शन का? मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर, और ये क्या होगा 2/3 mr²। चलो एक आर से चला गया। म्यू की वैल्यू क्या है? 1/5g, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा है उसको मैंने ये लिख दिया, और इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2/3 mr अल्फा। कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/10g साइन थीटा अपान mr। ये अल्फा आ गया। और टाइम टी पे अल्फा हम ये अल्फा तो कांस्टेंट ही है, इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं। अब टाइम टी पे हम ओमेगा निकाल लेंगे इस रिजल्ट से। 3/10g साइन थीटा अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। रोटेशनल 1/2 ICM ओमेगा स्क्वायर, यानी 2/3। ओमेगा की वैल्यू ये रख देंगे, और टी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी ये रख देंगे। फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में अपने को सीखने वाला ये है कि बहुत से केसेस ऐसे आएंगे जिसमें रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होगा, बट रोलिंग नहीं होगी। और जब रोलिंग नहीं होगी तो हम जबरदस्ती B इक्वल टू आर ओमेगा या A इक्वल टू आर अल्फा नहीं लगाएंगे। तो बाकायदा एक बार ट्रांसलेशनल मोशन देखेंगे, एक बार रोटेशनल, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग अब चलते हैं, आगे बात करते हैं 77 वाला क्वेश्चन। क्या है? ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द rim of a hemispherical cup so that it rolls along the surface if the rim of the hemisphere is kept horizontal. Find the normal force exerted by the cup on the ball when it reaches to the bottom of the cup. ठीक है, देखो अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है। ये रोल करता हुआ नीचे आएगा तो टिपिकल सा मोशन होगा हर पार्टिकल का, क्योंकि उसमें दो मोशन होंगे, एक तो रोटेशन और एक ट्रांसलेशन। बट यहां से देखोगे तो इसका जो सेंट्रा मास होगा, जो सेंट्रा मास होगा सॉलिड स्फीयर का, वो हमेशा ही सर्कुलर मोशन करते हुए दिखाई देगा। फिर से बात को समझो, ये पूरा घूम भी रहा और ट्रांसलेशन भी कर रहा है, तो इसके मोशन को कंबाइंड देखेंगे तो पार्टिकल का टिपिकल सा मोशन दिखेगा। बट अगर हम केवल सेंट्रा मास पे देखें तो सेंट्रा मास में तो रोटेशन वाली बात है नहीं,
सीधे सीधे जो है ये b स्पीड से नीचे आते हुए दिखेगा। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास इसका जो है सर्कुलर मोशन करेगा इस पॉइंट से देखेंगे तो। ठीक है, मान लेते हैं इसकी खुद की रेडियस स्मॉल आर और जो स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो जो सेंटर से डिस्टेंस होगी कप के सेंटर से इसके सॉलिड स्फीयर के सेंटर तक की, वो हो जाएगी r माइनस आर। चलिए, ये स्लाइड करता हुआ आ रहा है, रेस्ट से रिलीज किया गया है, स्लाइड करता हुआ आ रहा है, तो नीचे आएगा तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही काइनेटिक इंक्रीज होगी। क्योंकि ये प्योर रोलिंग में है तो जो फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन तो लगेगा ही हर जगह, नहीं तो ये प्योर रोलिंग में हो ही नहीं सकता है, स्लिपिंग करते हुए नीचे आएगा। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब अगर अपने बात करें सॉलिड स्फीयर की प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी अभी करके दिखाई थी, वो क्या होती है 7/10 mv², बी के टर्म में। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/7 r माइनस आर इंटू जी, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या, जब बॉटम पे जाएगा तो इसके ऊपर बाउल का लगने वाला फोर्स, बाउल का एक ही फोर्स लगेगा, वो है नॉर्मल एक्शन। और हम सेंटर पे खड़े होके देखेंगे तो ये परफेक्टली इसका सेंटर सर्कुलर मोशन करते हुए दिखाई देगा। और सर्कुलर मोशन किसके अबाउट, ओ के अबाउट। तो टूवर्ड्स ओ रिजल्टेंट फोर्स हम देखेंगे किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, और उसको किसके इक्वल कर देंगे mv²/r। r मतलब क्या होगा r माइनस आर, तो m/r माइनस आर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 10/7 r माइनस आर इंटू जी, तो ये कट गया, तो ये क्या आया 10/7 mg, n माइनस एम जी की वैल्यू ये आ गई। और बेसिकली n पूछ रहा है तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना mg प्लस 10/7 mg, और एलसीएम ले लो 17/7, 17/7। इसमें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शन तो लगेगा, ये स्मूथ तो हो ही नहीं सकता बाउल, बट फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होगा क्योंकि वहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो कांटेक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग ना होने से हम लोग फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो लेंगे। इसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहेगी, मतलब इन्फिनिटी तक मोशन करता रहेगा, यहाँ या फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे, एक तरह से ये ऑसिलेटरी मोशन इन्फिनिटी टाइम तक करता रहेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंटी एट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्या है, फिगर 10E14 shows a rough track, a portion of which is in the form of cylinder of radius capital R. With what minimum linear speed should a sphere of radius small r be get set rolling on the horizontal part so that it completely goes round the circle on the cylindrical part? देखिए फिर से अपने को वही दिमाग लगाना है
कि फ्रिक्शन का बर्डन 0 होगा, मैकेनिकल एनर्जी तो ड्यूरिंग द जर्नी कंप्लीटली कांस्टेंट होगी। और दूसरी बात, इसका हर पार्टिकल एक टिपिकल मोशन करेगा, बट अपने ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास सीधे आगे जाते हुए दिखेगा, यहाँ तक तो लीनियर मोशन। फिर जब इसके अंदर कर्व्ड पार्ट के अंदर आ जाएगा तो r माइनस आर रेडियस के, कैपिटल R माइनस स्मॉल r रेडियस में फिर ये सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। ये तय है, पीछे से कुछ कुछ सिमिलर है। अब जब टॉप वाले पार्ट पे जाएगा, टॉप वाली पोजीशन पे, तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v0। अब टुवर्ड्स सेंटर फोर्स क्या है, n प्लस एम जी, और ये एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। जब यहाँ पे मिनिमम स्पीड होगी तो यहाँ पे भी जस्ट सर्कल कंप्लीट करने के लिए टॉप पोजीशन पे भी मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम, ये टर्म मिनिमम, RHS मिनिमम तो LHS भी मिनिमम। LHS में mg तो चेंज हो नहीं सकता, इसकी वैल्यू हम कर सकते हैं 0 मिनिमम n। तो फिर क्या होगा, mg इक्वल टू एम बी नॉट स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर, यानी बी नॉट यानी मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है जिससे कि सर्कल कंप्लीट हो टॉप वाली पोजीशन पे, वो ये हो सकती है √r माइनस आर जी। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कोई बात नहीं, इन्फिनिटी से यहाँ तक तो कोई चेंज आना नहीं। चेंज कब आना शुरू होगा, जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा। तो ऊपर जाएगा तो डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक। डिक्रीज मतलब ये डिस्टेंस सेंटर से देखना है, क्योंकि सेंटर ही सर्कुलर मोशन कर रहा है और सेंटर पे ही सारा मास होगा, ये गलती नहीं करना है। ये r माइनस आर, ये r माइनस आर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई, mg टू r माइनस आर। और काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज का मतलब होता है फाइनल, इंक्रीज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 1/2 लेकिन इसमें जो ये वाला पार्ट है प्लस पूरा रोलिंग की बात हो रही है, तो ICM ओमेगा स्क्वायर भी होगा, और ये अपने को मालूम है पहले से ही। इसमें मैंने सॉरी उल्टा लिख गया यार, इंक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इंक्रीज इन पोटेंशियल ऊपर जाने पे डिक्रीज इन काइनेटिक, तो डिक्रीज का मतलब होगा इनिशियल माइनस फाइनल। ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं चीज़ों को, जल्दबाजी मैंने ऐसे लिख दिया। इंक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू डिक्रीज इन काइनेटिक। अब ये वाले पार्ट को हम डायरेक्टली कितनी बार लिख चुके हैं, मैं यही लिख देता हूँ 7/10 mv²। तो एक 2mg r माइनस आर प्लस 1/2 m b0² की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा r माइनस आर जी। और ये इसमें भी हमें एक टर्म और इंक्लूड करना है, क्योंकि प्योर रोलिंग है ना, तो ऊपर भी प्योर रोलिंग होनी ही चाहिए, इसमें एक टर्म और ऐसे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों को हम देखेंगे, बेसिकली क्या होगा, b0 इक्वल टू आर ओमेगा नॉट और b इक्वल टू होगा आर ओमेगा, b0 इक्वल टू आर ओमेगा नॉट और b इक्वल टू होगा आर ओमेगा। अब
इसको हम सॉल्व करेंगे ये वाले टर्म को पूरा मिला के, तो इसको भी ये 7/10 ही आ जाएगा ऊपर, इधर लिख देता हूँ मैं, ये भी आपका 7/10 m/0² आ जाएगा। तो इधर यहाँ पे हम सही करके 7/10 लिख देते हैं। तो फिर ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 7/10 और mg/r। 10 से 10 तो चला गया, m से m चला गया, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, √27/7 r-r इंटू जी। कैलकुलेशन एक बार देख लेनी है आपको। इसमें फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझने वाला है। बी नॉट तो यहाँ पे आ गया, रोलिंग तो ऊपर भी कर रहा है, ऐसा नहीं केवल ट्रांसलेशन कर रहा है, नीचे भी कर रहा है। तो जो एनर्जी टोटल लेनी है अपने को, क्या लेनी है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, दोनों ही केस में, जब ग्राउंड पे था और टॉप पे था। और साथ ही साथ नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी और काइनेटिक डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल, ये देखो इनिशियल और ये माइनस हमने फाइनल कर दिया। और पोटेंशियल कितनी इंक्रीज होगी, ये देखो कितनी हाइट होगी सेंटर टू सेंटर, ये r-r प्लस r-r ये हो जाएगा। अब प्योर रोलिंग की मैंने ब्रैकेट में कंडीशन लिखी थी, टॉप पे बी नॉट इक्वल टू r ओमेगा नॉट, और यहाँ पे तो इस तरह से टॉप पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो 7/10 mv0² हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगी, 7/10 mv² हो जाएगी। पूरा सॉल्व करके रख देंगे। अदरवाइज क्या होता है, हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो सीधे सीधे ऐसे रटा होता है, उसमें कोई समस्या तो होती नहीं। नीचे वाले पॉइंट पे अगर खाली जो है रोलिंग ना हो रही हो, खाली ट्रांसलेशन मोशन के थ्रू ऊपर जा रहा हो कोई ऑब्जेक्ट बॉल, तो उस केस में अगर ये स्मूथ ही होता, तब ये ऊपर जा रहा होता, तो रोलिंग वाली तो बात होती नहीं, रोटेशन वाली बात तो होती नहीं। तो इसमें जो हम लोगों ने स्ट्रिंग से बंधे हुए पार्टिकल की बात की थी वही होता है। याद करो, लोएस्ट पोजीशन पे कितना होता था, √5gl, टॉप पे क्या होता था, √gl। वही कंडीशंस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस है ये, तो रोलिंग करता हुआ जा रहा है, तो जब एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें लिखनी है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन वाले। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 79 वाले में। Figure 10E15 shows a spherical ball of mass small m rolling down the loop track. The ball is released on the linear portion at a vertical height h from the lowest point. The circular part as shown has radius capital R. Part A. Find the kinetic energy of the ball when it is at a point A, where the radius vector makes angle theta with the horizontal. Part B. Find the radial and tangential acceleration of the center when the ball is at A. Find the normal and frictional force and we have given h capital R theta all. अब इसमें स्मॉल स्फेरिकल बॉल बोला है, तो इसमें अपने को बॉल की रेडियस को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, बॉल की रेडियस को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ये मैं सारे के सारे कैपिटल H R M G इसके टर्म में आंसर निकाल देता हूँ, खाली वैल्यू रखनी है आपको। चलिए, ये फिर सर्कुलर ट्रैक पे ये पॉइंट A है, कितना एंगल मेंटेन कर रहा है, थीटा। अब देखिए, ये सर्कुलर ट्रैक का रेडियस R दिया, तो ये कितना होगा, सामने वाली R sin थीटा,
और ये कितना होगा r, ये मैं लिख देता हूँ b। एंगल के साथ वाली साइड कॉस में और सामने वाली किस में होगी, साइन में। अब यहाँ से यहाँ तक जब भी ये बॉल आएगी, प्योर रोलिंग में ही आएगी, कोई भी पॉइंट आप चेक करिए प्योर रोलिंग में आएगी, तो अगेन फिर से वही बात, जब भी काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत पड़ेगी तो अपने लिखेंगे 7/10 mv²। अगर स्मूथ होता तो क्या लिखते, 1/2 mv²। और बाकी कहानी सब जो है वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा ही। क्या होगा, नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे है ये, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक। अब देखिए है क्या, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम के मान लेते हैं और ये इसको रेस्ट से तो छोड़ा गया है। जब रेस्ट से छोड़ा गया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी 0। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ, mgh माइनस, ये कितनी हाइट है, r प्लस आर साइन थीटा। यहाँ पे mgh और यहाँ पे r प्लस आर साइन थीटा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो mgh माइनस आर साइन थीटा। अब बात आती है बी वाले पार्ट में, उसमें क्या है, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो रेडियल, जब ये इसके अंदर मोशन करेगा सर्कुलर ट्रैक के अंदर, तो जाहिर सी बात है इसके सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर मोशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन की बात होगी। वो किस पे डिपेंड करती है, बी पे। चलिए, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इक्वल टू mg h माइनस आर साइन थीटा। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, b²/r। तो b²/r मतलब क्या हो जाएगा, 2g/r h माइनस आर साइन थीटा। और टेंजेंशियल क्या होता है, सबको मालूम है, टेंजेंशियल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड का डिफरेंशिएशन। वो यहाँ से करो 1/2 b² का डिफरेंशिएशन 2b और इनटू में dv/dt लिखना पड़ेगा। इतना सब जान गए होंगे। h का 0, r का 0 और ये साइन थीटा का cos थीटा होगा, और साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, dθ/dt। इससे ये कट गया, तो et इक्वल टू इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो et तो चलो हम अभी निकाल लेते हैं। तो ये अपने को क्या पता चल गया, b/dv/dt इक्वल टू माइनस RG cos थीटा dθ/dt, मतलब ओमेगा। प्योर रोलिंग है सेंटर ऑफ मास के लिए, तो b बाई क्या होगा, r। स्टेशनरी ट्रैक है तो b इक्वल टू r ओमेगा, और जिसमें हमने बॉल की रेडियस को काउंट नहीं किया क्योंकि बहुत स्मॉल है। एक b से b चला गया, तो et इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा मैं बताऊं, बहुत आसान सा तरीका। देखो मुझे इधर बताना पड़ेगा। ये यहाँ पे mg तो अपना नीचे ही काम करेगा, और देखो ये थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा होगा क्योंकि ये इस पे नॉर्मल और ये इस पे नॉर्मल। तो ये तो mg हमने लिखा, इसको मैं छोटा सा लिख देता हूँ इधर। ये क्या होगा, mg cos थीटा, और अंदर की तरफ क्या होगा, mg sin थीटा। तो टेंजेंट के
साथ में फ्रिक्शन भी होगा। तो फ्रिक्शन इसमें पता नहीं है, तो इसलिए इस मेथड से हम नहीं कर सकते हैं, वो हमें यही मेथड करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा कर सकते हैं, बट फ्रिक्शन नहीं पता है, तो फ्रिक्शन भी अपने को निकालना पड़ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम सी वाले पार्ट की। चलो सी वाला पार्ट अपने इधर कर लेते हैं। सी वाले पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड नॉर्मल फोर्स। देखिए मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम जो यहाँ बनाया वो इसमें काम आ जाएगा। एम जी साइन थीटा माइनस एन, माइनस क्यों, ये अंदर ही है तो नॉर्मल रिएक्शन भी अंदर की तरफ ही लगेगा, तो प्लस एन इक्वल टू एम ए सी, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। और टेंजेंशियल फोर्स ये माइनस आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये कि इस साइड में होगा, एम जी कॉस थीटा वाला बड़ा होगा, मतलब स्पीड के अपोजिट होगा, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ध्यान से ये स्टार बना देता हूँ, ये गलती नहीं करना। तो फिर ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए टी। चलिए हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं, और ए टी की वैल्यू जो दे रखी है माइनस जी कॉस थीटा, वो उठा के रख देना, एफ एस की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे की तरफ अब इसमें चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्या है, A thin spherical shell of radius capital R lying on a rough horizontal surface is hit sharply and horizontally by a cue. बिलियर्ड्स खेलने वाला डंडा होता है क्यू। Where should it be hit so that shell does not slip? Does not slip मतलब प्योर रोलिंग में आ जाता है। चलो ये हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास से h हाइट पे हिट करते हैं। फ्रिक्शन तो लगेगा, ये तो है, फ्रिक्शन तो लगेगा। मास m, रेडियस r, फ्रिक्शन तो इसमें लगेगा, बट है क्या, ये इम्पल्सिव फोर्स है, तो जो फ्रिक्शन का इम्पल्स होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन का इम्पल्स बहुत कम होता है। तो इसमें जब ये लगा उसके बाद प्योर रोलिंग में आ जाता है, ये कहानी है। प्योर रोलिंग में आ जाता है मतलब ये BCM और ये ओमेगा, और ये स्टेशनरी सरफेस ही है, तो BCM इक्वल टू, या BCM इक्वल टू क्या होगा, R ओमेगा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो देखिए हमने सेंटर से हट के फोर्स लगाया तो रोटेशन तो होना ही है, क्योंकि सेंटर के अबाउट टॉर्क मिलेगा, और जब भी फोर्स लगता है तो इम्पल्स तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब मोमेंटम तो मिलेगा ही मिलेगा ऑब्जेक्ट को। तो मींस इसमें सेंटर मास में भी वेलोसिटी आएगी और एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी, दोनों काम होंगे। तो एक बार लीनियर इम्पल्स की बात करते हैं, वो ये किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम किसका देखेंगे बड़े ऑब्जेक्ट में, सेंटर ऑफ मास का, तो MBCM आ गया। और दूसरा टॉर्क भी इम्पल्सिव होगा, क्योंकि फोर्स झटके के साथ लगा और फिर डिसअपियर हो गया, तो क्या होगा, FS डेल्टा टी इक्वल टू ICM ओमेगा। और ये हॉलो स्फीयर है तो क्या होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, F इंटू डेल्टा टी की जगह पे हम ये उठा के रख देते हैं, MBCM इंटू H इक्वल टू 2/3। चलो M से M हटा देते हैं,
और BCM की जगह पे क्या होगा, आर ओमेगा, यहाँ पे आर ओमेगा रखो, आर ओमेगा H इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर ओमेगा, इससे ये चला गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से इतनी हाइट पे हम लगाएंगे सेंटर से फोर्स को क्यू के थ्रू, तो ये परफेक्टली प्योर रोलिंग में आ जाएगा, ग्राउंड पे स्लिप नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट्टी फोर वाला क्वेश्चन, A solid sphere of mass 0.5 kilogram is kept on a horizontal surface. The coefficient of static friction between the surfaces in contact is 2/7. What maximum force can be applied at the highest point in horizontal direction so that sphere does not slip on the surface? Okay. देखो ये हमने फोर्स F लगाया और स्टैटिक फ्रिक्शन भी आगे की ओर लगेगा जिससे कि स्लिपिंग ना हो। आगे की ओर हम मान के चल लेते हैं, मानने को हम बैक साइड मान लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे की ओर मान के चलते हैं, उसके हिसाब से अपने सोल्यूशन कर लेते हैं। अब इसमें देखिए रोटेशन भी होगा, क्योंकि F हमेशा ही फ्रिक्शन से बड़ा होगा तो ही मोशन स्टार्ट होगा, और इसके बाद ट्रांसलेशन भी होगा, दोनों मोशन होंगे एक साथ। चलिए तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन A और ये अल्फा मान लेते हैं, रोटेशनल एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, F प्लस एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma, ये पहली कंडीशन। दूसरी, जब हम ट्रांसलेशनल देखेंगे, अगर A पॉजिटिव एक्स में है तो रोटेशनल ऐसे होना चाहिए जिससे कि रोटेशनल मोशन की वजह से एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे बैक साइड में जाए, मतलब इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा और इसका मतलब इसका टॉर्क ज़्यादा होगा और इसका कम, मतलब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम, ऐसे होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए ए इधर है तो आर अल्फा इधर होना चाहिए गारंटी के साथ। वो तभी पॉसिबल है जब इसका टॉर्क ज़्यादा हो और इसका टॉर्क कम हो, क्योंकि कैपिटल एफ ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज। और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा, तो आर अल्फा की जगह पे हम ए रख देंगे। जब ए आ गया तो अब अपने स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं किसी से भी, चलो हम वन से बात करते हैं, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए, ये रखो तो ये क्या आ गया, 10F/7, तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10F/7 माइनस, अब क्या है, स्लिपिंग ना हो उसके लिए क्या होगा, एफ एस लेस देन आर इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, तो 3F/7
लेस देन आर इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम जी। देख लीजिए, एन की जगह पे ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएगा और एम जी नीचे। तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे, एम जी। तो 3F/7 मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, F0 कर लिख देता हूँ चलो मैं इसको। म्यू कितना दिया हुआ है हमें, 2/7, और मास कितना दिया हुआ है 0.5, और ये चलो 10 लिख देता हूँ मैं। तो ये 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा। तो F0 मतलब जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना आ जाएगा आपका 10/3 न्यूटन आ जाएगा। देखो ये तो 1 हो गया मल्टीप्लाई होके, कैलकुलेशन अपने से भी चेक कर सकते हो तुम लोग। तो मैक्सिमम फोर्स जो है इतना लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लगाएंगे तो फिर क्या होगा, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन तो तब भी होगा बट प्योर रोलिंग नहीं होगी, या इससे कम लगाएंगे तो भी प्योर रोलिंग पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट 85 जैसा मैंने करा दिया था सॉल्ड एग्जांपल में जब हम रोटेशन की थियरी पढ़ रहे थे। अब जो है हम 86 वाले पे आते हैं। 86 वाला क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a linear speed b collides elastically with a fixed smooth vertical ball. Find the speed of the sphere after it has started pure rolling in backward direction. Okay. 86 वाला क्वेश्चन है ये। इसमें हमें कई डायग्राम बनाने हैं। देखिए ये प्योर रोलिंग में है तो ओमेगा इधर ही होगा, और इसके बाद क्या होता है, सामने वॉल से ये कोलाइड करता है। अब आपको पता होना चाहिए जब ये कोलाइड करेगा, और इलास्टिक कोलिजन है, तो कोलिजन से के बाद वेलोसिटी तो b चेंज हो जाएगी जब इससे कोलाइड करेगा डायरेक्शन में, बट ओमेगा इधर ही रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई ऐसा टॉर्क नहीं होगा सफिशिएंट जो ओमेगा को चेंज करे। और नॉर्मल रिएक्शन जो स्ट्रांग होते हैं, एन डैश मान लो इसको, इधर से एन डबल डैश मान लो, ये सब सेंटर से पास हो जाएंगे, एम जी भी सेंटर से पास हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये स्लिप करना शुरू कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब स्लिप करना शुरू कर देगा तो कभी न कभी ये कंडीशन आएगी कि ये प्योर रोलिंग में आ जाए। तो जब प्योर रोलिंग में आएगा तो मान लेते हैं ये बी नॉट, और फिर इधर ये ओमेगा नॉट होना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज प्योर रोलिंग पॉसिबल नहीं है। अब इसमें देखिए हम टॉर्क जो है फ्रिक्शन का, यहाँ पे अगर ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन तो हो गई, फ्रिक्शन के टॉर्क को हम ड्यूरिंग कोलिजन काउंट नहीं करेंगे, तो उससे पहले और उसके बाद में हम देखेंगे ये कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट, कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट आपका जो टॉर्क है वो जीरो ही होगा। कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो ही होगा, क्योंकि फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी सब यहीं से पास हो जाएंगे। और जब प्योर रोलिंग हो रहा है तब तो खैर फ्रिक्शन की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो उस दौरान तो फ्रिक्शन जीरो ही होगा। फ्रिक्शन यहाँ से यहाँ तक बीच में काम करेगा, लेकिन फिर भी वो होगा तो कांटेक्ट पॉइंट पे ही। तो सभी कंडीशंस में कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट आपका, जैसे यहाँ पे प्योर रोलिंग हो गया है,
तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग है बेसिकली। ये सब चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई थी थियोरी में भी। तो कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट हमेशा ही एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, L1 इक्वल टू L2। तो पहले आप देखेंगे कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। कोलिजन से पहले देखो कहानी क्या है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमने की वजह से 2/5 mr² ओमेगा ये एंगुलर मोमेंटम होगा। और कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के मूव करने से ये भी क्लॉकवाइज ही मूवमेंट बैठेगा। देखो यहाँ से ऐसे बी की वजह से, तो ये क्या होगा mBr। और अब दोनों के दोनों ओमेगा नॉट और बी नॉट दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो चलो हम माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। तो 2/5 mr² प्लस mB0 r। देखिए हमें मालूम है प्योर रोलिंग है तो B इक्वल टू आर ओमेगा भी होगा और B0 इक्वल टू आर ओमेगा नॉट भी होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2/5 mBr प्लस mBr चलो आगे बढ़ते हैं अपने। तो ये भी इधर, अरे ये माइनस हमने लगाया था, इसको लगा ही रहने देते हैं। इधर भी ये 2/5 mB0r प्लस mB0। ठीक, तो यहाँ से अपने सॉल्व करेंगे ना, तो B0 इक्वल टू क्या आ जाएगा B। लेकिन ये तब है जब हमने ड्यूरिंग कोलिजन फ्रिक्शन के टॉर्क को काउंट नहीं किया है। ठीक, जब हम फ्रिक्शन के टॉर्क को काउंट करेंगे तब क्या है कि हम ये एंगुलर मोमेंटम और ये कंडीशन का बराबर नहीं कर सकते, फिर हमें ये और ये देखना पड़ेगा। तो दूसरा स्टेप, दूसरे कंडीशन में विद टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, ड्यूरिंग कोलिशन हम टॉर्क इसका कंसीडर करेंगे। चलिए, तो फिर क्या हुआ, तो इस केस में क्या है कि भाई वेलोसिटी तो चेंज, ये आपकी अपोजिट हो गई, मतलब वेलोसिटी ये जो आपका है क्लॉकवाइज रोटेशन वाला क्लॉकवाइज रहा, और बी वाला ट्रांसलेशन की वजह से अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस कर देते हैं और रोटेशन वाले को माइनस कर देते हैं। और इधर तो जैसा है वो, जब हमने एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिया है तो ये दोनों के दोनों एंगुलर मोमेंटम बाद में एंटी क्लॉकवाइज ही हो गए हैं। तो फिर ये क्या हो जाएंगे 7/5, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, अरे ये 5 है, 3 लिख दिया गलती से मैंने, तो ये आ जाएगा 3/5 mBr। m से m कट गया, r से r कट गया, और B0 की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 3/7B। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये ध्यान रखें कि जब वेलोसिटी चेंज हो गई है तो जाहिर सी बात है इम्पल्स अच्छा खासा होगा, यहाँ पे इम्पल्स अच्छा खासा होगा, उस इम्पल्स की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन ही अपोजिट हो गई। जब इम्पल्स अच्छा खासा होगा मतलब नॉर्मल रिएक्शन अच्छा खासा होगा तो फ्रिक्शन भी अच्छा खासा होगा, तो उसके हम टॉर्क को सेंटर ऑफ मास के अबाउट छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन में डायरेक्ट कंजर्वेशन ना लगा के फिर लगाएंगे ये सिचुएशन और ये सिचुएशन। तो इस वाली सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन बस यही अंतर है, जो आपका ट्रांसलेशनल वाला पार्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज और रोटेशन वाला पार्ट क्लॉकवाइज, और ये तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। वो देखिए मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाया। अगर हम फ्रिक्शन को काउंट नहीं करें एज ए इम्पल्सिव टॉर्क ड्यूरिंग कोलिजन तब तो सीधा सीधा यही रहेगा, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है,
क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं होगी। बट इसमें क्या है, यहाँ पे अच्छा खासा कोलिजन के दौरान फ्रिक्शन की भी सफिशेंट होगा, क्योंकि डायरेक्टली वॉल से कोलिजन हुआ है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, मतलब बाद में स्पीड कुछ डिफरेंट होगी, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमने थोड़ा आसान करने के लिए कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट जो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिया है। अगर हम चाहें तो इसमें इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा के भी कर सकते हैं, जिसमें हम जब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे तो बाद में रोलिंग की कंडीशन टाइम टी पे अप्लाई करते हैं, बी इक्वल टू आर ओमेगा करके। ये ड्यूरिंग थियरी हमने आपको पढ़ाया भी था। अब चलिए हम लोगों ने एससीबी में क्वेश्चन डिस्कशन के लिए कोशिश ये की है कि मैक्सिमम अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएं, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। फिर भी रोटेशनल मोशन ऐसा टॉपिक है कि जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं जैसे जैसे आगे पढ़ो, तो उसको अपने फ़ोन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू जैसे भी होगा, या फिजिकली भी आई होप कि अब जल्दी से पॉसिबल होगा कि शायद सारे बच्चे नहीं तो कुछ आना शुरू करेंगे, तो उन कंडीशंस में अपने उसको अच्छे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। तो हम लोगों ने रोटेशन छोड़ा इसलिए था कि हम लोग लास्ट में कवर करेंगे आमने सामने जब आएंगे तब, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया कोरोना प्रॉब्लम की वजह से। हम लोग जो हैं अब जो बचा हुआ टॉपिक एक छोटा सा रहता है फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, वो भी अब कवर कर लेंगे। तो सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा ऑनलाइन में ही, बट हमें मालूम है जब भी टेस्ट लिए जाएंगे तो उसमें ढेर सारे डाउट्स और डिस्कशंस वो सब बाकी रह ही जाएंगे, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा। और अपने प्रीवियस ईयर के बच्चों का, यानी कि तुम लोगों के सीनियर्स का अच्छा खासा रिजल्ट जेई में आया है, शानदार रिजल्ट आया है, और वी आर होपिंग कि एडवांस का भी रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग कोशिश करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आमने सामने जल्दी मिलें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।